जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। आई होप आपने दोनों लेक्चर इकोनॉमिक्स का देख रखा होगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी विच इज डिजाइन बाय होम बाय सेंट्रल बैंक। इन केस ऑफ अस इट इज आरबीआई। क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, किस चीज में? मनी सप्लाई में और इंटरेस्ट रेट में। और ठीक है, जो कि क्या करता है? मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, विच इवेंचुअली हेल्प इन व्हाट? ये हेल्प करेगा किसमें आपको? दिस विल हेल्प इन व्हाट? आपकी इन्फ्लेशन में, जॉब क्रिएशन में, जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है, सेविंग रेट्स में। दिस थिंग्स विल बी देयर। नाउ वी आर गोइंग टू सी, सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी का क्या है? टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन। आओ सपोज कीजिए आरबीआई क्या की? रेपो रेट लेके आई। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दी। आरबीआई रेपो रेट क्या है? नथिंग बट इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक, है ना। अब बैंक के पास में महंगा इंटरेस्ट रेट है, महंगा लोन है तो बैंक भी आपको महंगी लोन देगी। पार्डन मी, थोड़ी मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, बट है क्या कि जो सीरीज है वो रुकनी नहीं चाहिए। इस बार मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। जो जैसे है, जैसे मेरी तबीयत रहे, मैं जो प्रण लिया हूं, जो कमिटमेंट है मेरी, वो कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया, मेंटेन करेगा इन्फ्लेशन को, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ग्रोथ को। ये दोनों चीज हम लोग डिटेल में देखेंगे, दोनों पॉइंट। नाउ अब कैसे? अब सोचो कि आरबीआई के, अब सोचिए कि आरबीआई इन्फ्लेशन है ना। आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है कितना? 4 ± 2%। अब आरबीआई क्या करेगी? इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगी। अब मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होगा जी? तो भैया बैंक क्रेडिट कंट्रोल होगा। जब आरबीआई जो है रेपो रेट इंक्रीज कर देगी तो बैंक को लोन महंगा मिल रहा है, जब लोन कॉस्टलियर है बैंक के लिए, तो बैंक आपको भी क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेके देगी। तो भैया क्या होगा? ये सब अदर जो हम देखेंगे यूजिंग क्रेडिट कंट्रोलर वगैरह, रेपो रेट वगैरह, रिवर्स रेपो रेट, एंड कैसे सीआरआर एसएलआर जो है एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो चीज है। ठीक है, नाउ अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। एक तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा एक्सप्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है कि भैया सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एकदम टाइट है, हॉकिस मल्टीपल टाइट है ना, जहां पे मनी सप्लाई जो है बहुत लिमिटेड होगा। और इजी मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी, एक्सप्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगा? इजी मॉनेटरी पॉलिसी होगा। डेविस मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे आप हेलीकॉप्टर से मनी बांट रहे हो, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, मनी सप्लाई बढ़ रही है, मनी सप्लाई हम बढ़ा रहे हैं। इजी जब एक्सप्रेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब होगा, तब होगा जब हम मनी सप्लाई क्या करें? बढ़ाएंगे। उसके लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब पे छेड़खानी करनी होगी। ठीक है, ना सिंपल सी बात है। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? तो गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि भैया इन्फ्लेशन का जो टारगेट रहे, ठीक है, उसको फिक्स करने का किसके साथ में? मिलकर आरबीआई के साथ में। बोलेगी भाई साहब ऐसा सुनो, ऐसा है कि हमें क्या करना, 4 ± 2 जो है इन्फ्लेशन रखनी है। ठीक है, नाउ चलो अब हम देखेंगे क्रेडिट कंट्रोलर। क्रेडिट कंट्रोलर में सबसे एक तो होता है क्वांटिटेटिव, दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या हो गया? क्वांटिटेटिव जो टूल है जनरल और इंडिकेट इनडायरेक्ट टूल्स हो गया, जो इफेक्ट करता है इंटायर कंट्री को। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में, है ना। अगर आप क्वालिटेटिव को देखोगे तो ये क्वालिटेटिव जो है ये एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए है, नॉट फॉर इंटायर कंट्री, है ना। अगर आप रेपो रेट कम कर रहे हो, क्वांटिटेटिव टूल्स में सीआरआर आ जाता है, एसएलआर आ जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आ जाता है, एमएसएफ आ जाता है, एसडीएफ आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है। अब सपोज कि ये सीआरआर जो इफेक्ट एक पर्टिकुलर सेक्टर को तो नहीं करेगी ना, इंटायर कंट्री को इफेक्ट कर रही है, राइट। इंटायर कंट्री विल बी अफेक्टेड बाय सीआरआर में कुछ अगर चेंजेस होती है, रेपो रेट में चेंजेस होती है, राइट। नाउ अब हम देखेंगे जो आपकी स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है, ठीक है, वो सीआरआर एसएलआर जो है, इन दोनों को हम क्या करते हैं? जब दोनों को मिला के हम सीआरआर एसएलआर को क्या बोलते हैं? स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट कहते हैं। इसको हम लोग वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी कहते हैं। अब सोचिए अगर इन्फ्लेशन है तो हम क्या करेंगे? इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसका मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है, मोर मनी इज चेजिंग फ्यू गुड, तो क्या करेंगे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? तो सीआरआर एसएलआर को हम लोग बढ़ा देंगे। जब सीआरआर एसएलआर बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई हमारी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा। अगर भैया डिफ्लेशन है तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे? सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज कर देंगे, राइट। नाउ अब सीआरआर होता है क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो? कुछ नहीं, मतलब समझ लीजिए, ये समझो कि ये बैंक है, ठीक है, बैंक के पास में 100 रुपए आया। अब बैंक क्या करी? कुछ परसेंटेज जो है काट के आरबीआई में डिपॉजिट कर दी एज अ सीआरआर। तो अब बाकी बचा 96%, 96 रुपीज, इससे ही लोन दे रही है। मतलब ये जो है आरबीआई के पास में जो जाके डिपॉजिट कर रही है लोन से, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सीआरआर बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, इज दिस क्लियर?
अब सीआरआर क्या हो गया भाई साहब, सीआरआर आपके लिए क्या है कि सीआरआर कुछ नहीं, जो बैंक क्या करेगी, मस्ट डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जाके डिपॉजिट करेगी, भाई साहब देखो 100 रुपए लोन आया था आपको, जितना लेना है, जितना आपने रेट लगाया है 4%, 5%, 4.5% आप रख के मैं इतना लोन दूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है, आप पूछोगे भैया कोई इंटरेस्ट है क्या, कोई प्रॉफिट है, देयर इज नो प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन जो उसने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसके, अब जाहिर सी बात है कि मैंडेट तो होगा ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होगा ना, कि एवे थोड़ी कि मैं जाके वहां पे रख दिया है, तो इट विल बी मैंडेटेड अंडर व्हाट आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लीगल लिमिट नहीं होता सीआर में, बट प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, लो रखते हैं। ऐसा नहीं इफ आई वांट कि भैया सीआर 100% होना चाहिए तो 100% होगा, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है कि आपको इतना ही रखना या कम रखना, ज्यादा रखना, नहीं, कोई लिमिट नहीं है। इफ यू वांट टू कीप, इफ आरबीआई वांट टू कीप सीआरआर एट 50%, तो लेकिन अब सोचो अगर सीआरआर 50% पे है, इफ सीआरआर एट 50%, सीआरआर अगर 50% हम लोग कर दिया, 100 रुपए अगर आप लोन दे रहे हो और आपके पास में 50 रुपए बचा है, तो भैया 50 रुपए में आप क्या क्या करोगे, किस किस को लोन दोगे, जब आपके पास में लोन देने की अमाउंट कैपेसिटी कम है, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट कि भैया आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। जब डेवलपमेंट होगी नहीं, इंडस्ट्री बनेगी नहीं, इन्वेस्टमेंट होगी नहीं, तो आपकी जीडीपी कहां से इंक्रीज होगी, जीडीपी कैसे कैसे, हम लोगों ने जीडीपी क्या पढ़ा था, जीडीपी क्या, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, वो भी एक पर्टिकुलर ईयर में। अब भैया सोचो कि जब आपके पास में, आप लोन आपके पास में ज्यादा है नहीं, आप लोन दे नहीं रहे हो, आप लोन नहीं दे रहे हो, अब इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा नहीं तो फैक्ट्रीज अगर लगेंगे नहीं, फैक्ट्री जब लगेंगे नहीं तो एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होगा, और उसके बाद गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी नहीं होगा, जीडीपी में आप क्या कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं, नथिंग, यू विल कैलकुलेट नथिंग, राइट नाउ। सो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो कोई लीगल लिमिट नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, लो ही रखते हैं। अभी जो हमारी जो सीआरआर कितनी है, 4.5%, ठीक है। नाउ ये याद रहेगा। चलो अब हम लोग देखेंगे एसएलआर, एसएलआर नथिंग बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर नथिंग बट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, राइट। चलो ठीक है, तो बैंक जो है ये है क्या, मतलब कि अब मैंने बताया सीआरआर में कि इतनी परसेंट आपको बैंक जो आरबीआई के साथ में रखती है। अब बैंक क्या करेगी, मस्ट मेंटेन रिजर्व लिक्विड एसेट एज ए गोल्ड हो गया, कैश हो गया, गैस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ट्रेजरी बिल, और जाके एसडीएल बॉन्ड्स वगैरह, ठीक है। ये बैंक क्या करेगी, मेंटेन करेगी लिक्विड एसेट में। लिक्विड एसेट क्या होता है, हमने देखा था कि जो इजिली लिक्विड एसेट क्या, जो इजिली कन्वर्ट हो जाए मनी में, ठीक है, इजिली कन्वर्ट हो जाए कैश में, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ प्रॉफिट, दे कैन अर्न सम प्रॉफिट, दे कैन अर्न सम प्रॉफिट, बट इन सीआरआर यू कैन नॉट अर्न सम प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे ये जो सीआरआर क्या था हमारा, बैंकिंग आरबीआई एक्ट 1934, बट आपकी जो ये किसके अंतर्गत है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब लीगली मैक्सिमम जो यहाँ पे लिमिट है कि आप जो कर सकते हो मैक्सिमम 40%, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप जो आपके पास में कैश आई है, आप उससे 40%, मैक्सिमम 40% आप क्या कर सकते हो, एसएलआर रख सकते हो। अभी जो कितना है, 18% ऑफ एनडीडीएल। चलो, ऑल बैंक मस्ट मेंटेन सीआरआर एसएलआर, बट आरबीआई क्या करेगी, कहेगी देखो भैया हम जो आरआरबी के लिए और कोऑपरेटिव बैंक के लिए, रूरल रिजर्व बैंक के लिए, कोऑपरेटिव बैंक के लिए अलग नॉर्म्स लेके आएंगे। देयर विल बी डिफरेंट नॉर्म्स फॉर होम, रूरल रिजर्व बैंक एंड कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है ना। अब सीआरआर एसएलआर का दो फंक्शन है। सीआरआर क्या करती है, असिस्ट करती है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में, वी हैव सीन अर्लियर, अब मुझे रिपीट करने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। नाउ सीआरआर एसएलआर क्या करती है, बफर प्रोवाइड करती है बैंक रन के समय में। अब ना सपोज कीजिए होता क्या है कि अब 18% आपने सीआरआर निकाल लिया, 4% एसएलआर निकाल लिया। देखो होता क्या है कि 18% आपने एसएलआर निकाल लिया और 4% सीआरआर निकाल लिया, 22% आपके पास में आपने रख रखा है जमा पूंजी आपके पास में, ठीक है ना। होता क्या है कि अब सोचो कि मैंने अफवाह फैला दिया कि भैया XYZ बैंक है, वो क्या दिवालिया उसकी होने वाली है, दैट बैंक इज गोइंग टू बी शट डाउन, तो सब लोग पहुंच जाएंगे भैया मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। इस भीड़ को शांत कराने के लिए एज एक्ट एज ए बफर कि भैया आपका ट्रस्ट हम पे बना रहे, दिस दिस मच ऑफ अमाउंट विल वर्क एज ए बफर। आप उसको कुछ पैसे दे दोगे तो बंदा शांत, हंज बैंक कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। चलो अब विल सी, अब ये जो है ये दिस कैन बी यूज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, लेकिन आरबीआई प्राइमरी किस पे करती है, रेपो रेट पे रिलाई करती है, ठीक है। ये इससे आप इन्फ्लेशन सीआरआर से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हो, बट आरबीआई किस पे रिलाई करती है, रेपो रेट पे। नाउ अब हम देखेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर। इंक्रीमेंटल सीआरआर देखने से पहले में एक चीज समझो, होता क्या है, देखो अब होता क्या है कि ये बैंक है, दिस इज बैंक। अब बैंक में क्या करते हो, आप डिपॉजिट करते हो सम मनी, आपने 100 रुपए डिपॉजिट किया, तो बैंक आपको क्या करती है, सम इंटरेस्ट देती है ना, कि 5% या 5% आपको इंटरेस्ट दी, ठीक है। तो बैंक को भैया ये जो पैसे रखिए आपको 5% देना है, 100 का 105 देना है, तो बैंक क्या करेगी, मुझे लोन देगी, ठीक है, मुझे बैंक क्या करेगी, लोन देगी।
अब ये मान लीजिए 100 रुपए, अभी मैं सीआरआर जरा छोड़ के बात करता हूँ, 100 रुपया मुझे लोन दी, इस लोन पे इसने क्या करा, मेरे से 10% इंटरेस्ट रेट लिया, ठीक है ना। इन दोनों, ये दोनों इंटरेस्ट रेट के जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया, मान लीजिए 10% माइनस 5%। तो 5% क्या है, इसका इंटरेस्ट रेट है जो बैंक कमा रही है, जिसपे बैंक अपनी ऑपरेशनल वर्क, स्टाफ की सैलरी, अपनी बिजनेस एक्सपेंशन वगैरह ये सब पे देख रेख करेगी, राइट ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दिस इज ओनली कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो भैया क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन इंटरेस्ट रेट, और जाके डिपॉजिट इंटरेस्ट जब माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ जाएगा। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन लेस देन 5 है, अगर हमने देखा 5 से नीचे है, तो इट विल गुड फॉर आवर इकोनॉमी। इफ नेट इंटरेस्ट रेट मार्जिन अगर वो ज्यादा है, तो दैट मींस बैंक इज ग्रीडी, मतलब कि भैया बैंक को पैसे ही पैसे चाहिए, इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है। तो क्या होगा, ये निगेटिव कोरिलेटेड होगा हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से क्या होगा, ये होगा जब जाहिर सी बात है लोन महंगा होगा ना जी। नाउ अब लिक्विडिटी ओवरहैंग, अब लिक्विडिटी ओवरहैंग दूसरी कॉन्सेप्ट, ठीक। अब ये देखते हैं लिक्विडिटी ओवरहैंग क्या होगा। सपोज कीजिए कि मार्केट की डिमांड थी 1000 करोड़, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अब 15,000 करोड़ जो है, 10,000 करोड़, अब 1500 जो है करोड़ जो है मार्केट में मनी आ गई। मार्केट में सोचो मनी आ गई, तो इससे क्या होगा, व्हाट इट विल डू, कि आपके पास में ज्यादा पैसा है, यू हैव मोर मनी। अब जहां पे 1000 करोड़ था वहां पे 1500 करोड़ है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में ज्यादा पैसा, मार्केट में ज्यादा पैसा, इसका मतलब अगर जो भी गुड्स है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी गुड्स है, तो इस पे क्या करेगा, बहुत सारे लोग आएंगे, लोगों के पास में पैसा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो यही क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विडिटी ओवरहैंग। होता क्या है इसमें ना, जब मनी सप्लाई हमारी डिमांड ऑफ मनी से बढ़ जाती है, मतलब लोन ज्यादा बढ़ जाती है, इससे क्या होगा, हमारी लोन इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा। बैंक क्या करेगी, आपको कहेगी सर आप क्या करो, लोन ले लो, सर ज्यादा नहीं 3%, सर प्लीज टेक इट एट 3% सर, राइट नाउ दिस विल बी द सीन। तो लोन इंटरेस्ट रेट जो है क्या सस्ता हो जाएगा, जब सस्ता होगा तो इसका मतलब लोन के पास में पैसा आ रहा है, आप क्या करो, आईफोन के लिए लाइन लग रहे हो, ठीक है। तो पहले 10 आदमी लगा हुआ था आईफोन 17 प्रो के लिए लाइन, 17 की लाइन, अब 100 लोग लग रहे हैं। जाहिर सी बात है जब डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी जो है कम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आ जाएगा हाई इन्फ्लेशन का। अब हाई इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आ गया कैसे, ज्यादा शॉपिंग होगी, ज्यादा डिमांड होगा, इन्फ्लेशन जो जो है और वो वर्षन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी ओवरहैंग हो गया। नाउ होता क्या, यही सिचुएशन हुआ आफ्टर विड्रॉवल, जो 2000 का नोट्स को जो हमने विड्रॉ कर लिया, 87% ऑफ दिस नोट्स क्या हुआ, डिपोजिट इन बैंक, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली, ठीक है, रेदर देन द एक्सचेंज फॉर द अदर नोट, लोगों ने जाकर डिपोजिट कर दिया, ठीक है। अब बैंक पर ज्यादा पैसा आ गया, बैंक तो कहेगी भैया कैसे, अब तो देना पड़ेगा, बैंक के पास में डिमांड नहीं थी। अब लोग अगर एक्सचेंज कर लेता तो अलग वाली बात, बैंक लोगों ने जाके डिपॉजिट कर दिया। तो इससे सिचुएशन क्या हुआ कि भैया लिक्विडिटी ओवरहैंग का प्रॉब्लम आ गया। अब लिक्विडिटी ओवरहैंग का प्रॉब्लम आया तो अब इससे निपटने के लिए क्या करना होगा, तो आरबीआई लेके आती इंक्रीमेंटल सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, कहती है भैया जो भी लिक्विडिटी को अब्सॉर्ब करने के लिए कि ज्यादा मार्केट में फ्लो हो नहीं, लिक्विडिटी ओवरहैंग का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक को कहती है देखो भैया तुम एडिशनल 10% जो है डिपोजिट को क्या करो, एज ए सीआरआर रख लो, ठीक है। जो भी आपकी 19 मई 2023 से लेके जुलाई 28 2023 तक आपको मिला है, आप उस पर रख लो, वी विल गिव यू 10% ऑफ इंटरेस्ट रेट। लेकिन याद रखोगे जो सीआरआर है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इंक्रीमेंटल सीआरआर पर दे दे 10% इंटरेस्ट रेट, सो दैट कि भैया मार्केट में पैसा जाएगा नहीं, लिक्विडिटी ओवरहैंग की प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड अवॉइड द लिक्विडिटी, कि भैया ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा नहीं और जाके क्या होगा, आपकी लिक्विडिटी जो है अवॉइड करेंगे, लिक्विडिटी ओवरहैंग को प्रोटेक्ट करेंगे बैंक रन से, ठीक है। नाउ आरबीआई जो है, और इसके अलावा जो सीआरआर डिपॉजिट होगा, आरबीआई कोई भी एक्स्ट्रा जो है सीआरआर डिपॉजिट पे नहीं करती है, इस चीज को क्लियर इज दिस। नाउ वी विल सी लिक्विडिटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल में हम लोग रेट्स देखेंगे, रेट्स हम लोगों ने सीआरआर एसएलआर देख लिया। नाउ वी विल स्विच टू रेट में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेपो देखेंगे। आरबीआई का क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट को समझने के लिए समझो, समझिए, ये हमारी अंबानी जी हैं, अंबानी जी को क्या चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, ठीक है जी। अंबानी जी को क्या चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए। अब अंबानी जी गए एसबीआई के पास, एसबीआई के पास में पैसा नहीं है। अब एसबीआई अगर पैसा देंगे नहीं अंबानी जी को, तो अंबानी जी इन्वेस्ट करेंगे नहीं, इन्वेस्ट करेंगे फैक्ट्री बनेगा नहीं, फैक्ट्री बनेगा नहीं, गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं होगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, तो भैया हमारी जीडीपी बढ़ेगी नहीं। एज सिंपल एज दैट। नाउ एसबीआई जाएगा किसके पास में, आरबीआई के पास में। सर जी
डू वन थिंग, गिव मी सम लोन, ठीक है, यू गिव मी सम लोन, आई विल पे सम इंटरेस्ट, आप मुझे 1,000 करोड़ दे दो और मैं बदले में एक्स% जो है इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब वही जो आरबीआई जो लोन दे रही है, आरबीआई जो लोन दे रही है किसको, नॉट अंबानी जी, आरबीआई जो लोन दे रही है किसको, टू होम, आरबीआई जो आपकी लोन दे रही है किसको, एसबीआई को, और बदले में जो कुछ इंटरेस्ट रेट ले रही है आरबीआई एसबीआई से, उसको हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट नथिंग बट द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन टू होम इट्स क्लाइंट कीपिंग देयर गवर्नमेंट सेक्रेटरीज एज कोलेटरल, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि ये बोलेगी भाई साहब सुनो ना, एसबीआई कहेगी कि सर लुक सर प्लीज लिसन सर, दिस इज नॉट द केस, आई विल गिव यू मनी, आई विल गिव यू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह हम जमा कर देंगे, ठीक है, अब बदले में इतना इंटरेस्ट जो है आपको हम इंटरेस्ट रेट देंगे और आप हमको 1,000 करोड़ दे दो, ये ठीक है। ये क्या करेगी, अंबानी जी को मान लीजिए ये 5% इंटरेस्ट रेट दी, तो अंबानी जी को 10% इंटरेस्ट रेट पे दे देगी, ताकि इसकी जो भी काम चलता रहे रोजमर्रा की जिंदगी। इज दिस क्लियर टू यू? ना क्लियर आप लोगों को? इफ यू नीड नोट्स कमेंट इट, ठीक है, कि भैया नोट्स चाहिए मुझे, तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा फॉर नोट्स वगैरह जो भी चीजें हैं आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ क्लाइंट क्या करेगा कि एग्री करेगा, एसबीआई बोलेगा आरबीआई को ठीक है सर मैं क्या करूंगा, आप जो दिए वो उसको मैं फ्यूचर डेट पे खरीद लूंगा विथ हायर जो प्री डिमांड प्राइस है उससे ज्यादा मुझे, सिंपल सी बात, इंटरेस्ट रेट लग गया। अब रेपो रेट जो है आपकी पॉलिसी रेट पे है, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। हाउ, कैसे कंट्रोल होगा जी, चलो वो भी देखते हैं। नाउ सपोज कीजिए आपको लोन चाहिए, आरबीआई क्या करी, आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, एसबीआई को, अब मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट सेक्रेटरी ये लोन दी 5% पे, ठीक है जी। नाउ एसबीआई क्या करती है, अब आपको लोन देगी, आप गए लोन लेने की, एसबीआई कहेगी भाई साहब मैं 15% पे, मैं 5% था, ये 15% पे, एक्चुअली 15% नहीं, मैं इसको कर देता हूं, मान लीजिए 10% पे लोन दी है एसबीआई को, एसबीआई कहेगी भाई साहब मैं आपको जो है 17% पे लोन दूंगा, आपको लेना है तो लो। तो सोचो आप 100 रुपए के बदले में 17 रुपया दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप नहीं लोगे, कहोगे भैया मेरे को ऐसा आईफोन चलाना ही नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस, ये आईफोन कि जहां पे मुझे 100 रुपए के बदले में 17 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है, 1,000 रुपए पे 170 रुपए देना पड़ रहा है, राइट। चलो क्लियर है। तो इससे क्या होगा, आपके पास में पैसा होगा नहीं, जब आपके पास में पैसा होगा नहीं, यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट खरीदोगे नहीं, प्रोडक्ट की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड बढ़ेगी नहीं तो प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा, तो भैया आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इज दिस क्लियर टू यू? हाउ आरबीआई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। नाउ अब इसको हम लोग रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। बैंक कैन नॉट प्लेस एसएलआर कोटा, यहां याद रखोगे बैंक जो है एसएलआर कोटा प्लेस नहीं करता है यहाँ पे बोरोइंग में, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रिवर्स रेपो रेट, जो हमने यहाँ पे देखा भाई साहब, जो हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा, वी हैव सीन कि भैया ये आरबीआई है, आरबीआई ने एसबीआई को पैसा दिया, बदले में एसबीआई सम इंटरेस्ट रेट दे रही है, ठीक है। नाउ इसी का उल्टा कर देंगे, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई जो है एसबीआई से, एसबीआई को कुछ इंटरेस्ट देगी, ठीक है, अब बदले में एसबीआई क्या करेगी, अपनी जो है सरप्लस मनी है यहाँ पे पार्क कर देगी, ठीक है। क्लियर इज दिस? और यहाँ पे आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है एज ए कोलेटरल किसको देगी, एसबीआई को, ठीक। नाउ अब यही होगा इंटरेस्ट रेट जो बैंक अर्न करती है जब उसके पास सरप्लस मनी होता है, वो मतलब शॉर्टर पीरियड के लिए आरबीआई को दे देती है, भाई साहब आप रखो, आप मुझे कुछ इंटरेस्ट रेट दो, ठीक है। अब मैकेनिज्म सिमिलर आपका रेपो का ही है, लेकिन यहाँ पे आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है एज अ कोलेटरल। वहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन दे रहा था, एसबीआई दे रहा था, लेकिन एसएलआर कोटा से नहीं। नाम यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया, रेपो रेट माइनस X%, जितना रेपो रेट है उसमें हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है, कुछ X%। मार्केट रेपो रेट, मार्केट रेपो रेट नथिंग बट क्या होता है, यहाँ पे बैंक के अलावा क्या आप हो गए 2-3 बंदे मिलके क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोन होता है बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफसी के कंपनीज के साथ में और कॉर्पोरेट के साथ में विद फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एज कोलेटर, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज एज कोलेटर रखते हैं और अपने बीच में ही ये क्या कर रहे हैं, ये चीजों को कर रहे हैं। मतलब कि मान लीजिए ना पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, ये तीनों अपने बीच में ही लोन लेन देन का सिस्टम कर लिए, ठीक ना। ये जो है आपकी लिक्विडिटी असेसमेंट फैसिलिटी जो आरबीआई का है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग क्वांटिटेटिव टूल में अब हम लोग एमएसएफ देखेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखेंगे, वी विल सी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहां तक समझ में आ रहा ना? कोई भी दिक्कत हो लेट मी नो, कमेंट करो, ठीक है, डू कमेंट इट। इफ यू आर लाइकिंग इट लेक्चर्स डू शेयर विद योर फ्रेंड, है ना। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर आप
चाहते हो ना कि आपकी भी निकले, तो अगर आप सोचोगे नहीं मैं देख लूंगा ये क्वालिटी कंटेंट है, मैं किसी को और को नहीं दूं वो बच जाए, तो ऐसे लोगों का नहीं होना है। आप सेल्फलेसली जब किसी के लिए करना स्टार्ट करोगे तो ही आपका होना है कुछ। नाउ एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देखेंगे। अब ये कुछ नहीं है, बस इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई क्या करती है, शॉर्ट टर्म लोन देती है किसको, सेम रेपो रेट वाला फंडा है, बट यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे जो है भाई साहब आपकी जो है किसको लोन दे रही है, आपकी, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसएबी और रूरल रीजनल बैंक को दे रही है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को और रूरल रीजनल बैंक को दे रही है, जहां पे शेड्यूल कॉमर्शियल सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एज ए कोलेटरल रख रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है एज ए कोलेटरल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये कहां से, ये एसएलआर वाला कोटा से, ठीक है ना। चलो नाउ अब ये जो है बैंक एमएसएफ रेट जो होगा आपकी रेपो रेट से ज्यादा होगी, ठीक। एमएसएफ क्या होगा, रेपो रेट प्लस में 0.25%। अब यहाँ पे बैंक रेट क्या है भैया, ये इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 1934 में, आरबीआई एक्ट 1934 में। इसकी इंटरेस्ट रेट जो है सेम होगी रेपो रेट की तरह। ये जो है सिर्फ बैंक ही बोरो कर सकता है, नो वन कैन बोरो, मैकेनिज्म सेम है, ओनली बैंक कैन बोरो इट। कोलेटरल डिपेंड करता है आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे। आरबीआई बोलेगी देखो भैया मुझे क्या लेना है, मुझे नहीं लेना है, दैट्स माई चॉइस, माई बैंक माई चॉइस, ठीक है। तो वो सीन होगा। तो लोन जो है ड्यूरेशन यूजली आपकी लंबी होती है रेपो रेट के द्वारा। और यूजली जो बैंक रेट कब लगता है, जब कोई बैंक के ऊपर कोई बैंक ने कुछ मिस्टेक किया, कुछ ऐसा काम कर दिया, तो उस पर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी इक्वल टू आपकी बैंक रेट। नाउ अब हम लोग क्वांटिटी टूल में एसडीएफ देखेंगे, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता क्या कि भैया ये उर्जित पटेल जो है कमेटी 2013 में आते हैं, ये क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसको आरबीआई एडेड टू आरबीआई एक्ट 2013 में। फंक्शन क्या करता है, देखिए जो क्लाइंट की डिपॉजिट है, एक्सेस मनी, हमने सेव रिवर्स रेपो रेट वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं आरबीआई में जो भी हमारे पास में एक्सेस मनी है, हम लोग आरबीआई में डिपॉजिट कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट जो है अर्न करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग कोई भी कोलेटरल आरबीआई से हमें नहीं मिलेगी। बेनिफिट क्या होगा कि भैया हमारी जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल होगा। हाउ यू विल पार्क योर एक्सेस मनी टू आरबीआई। आरबीआई कहेगी भैया हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे। अब आप वहां पे आरबीआई को पता, आपको पता है आरबीआई वापस पैसा आपको दे देगी, लेकिन बैंक जो मेरे को देगी, मैं मतलब कि अगर 7% पे मुझे दे रही है, अब आरबीआई बैंक श्योर नहीं है ना कि भैया मैं वापस करूंगा नहीं करूंगा, खा के बैठ गया तो यहाँ पे ये करेगी, जब एक्सेस लिक्विडिटी जो था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। जब एब्जॉर्ब होगी तो भैया आपके पास में पैसा होगा नहीं, जब पैसा है नहीं क्या होगा, इन्फ्लेशन नीचे जाएगा। इज दिस क्लियर? चलो अब पॉलिसी कॉरिडोर देखेंगे। पॉलिसी कॉरिडोर जो लिक्विडेशन फैसिलिटी कॉरिडोर और मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर भी कहते हैं। 2022 अप्रैल से पहले क्या था, एमएसएफ और रेपो रेट और रिवर्स रेपो चलता था, लेकिन 2022 अप्रैल के बाद में क्या हुआ, आपकी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आ गई, ठीक है। तो रिजर्व क्या रिप्लेस हो गया किससे, एसडीएफ से। एसडीएफ पता है क्या है ना, कमेंट करो क्या है, अभी अभी बताया हूं। चलो अब मार्केट ऑपरेशन देखेंगे हम लोग। मार्केट ऑपरेशन ओएमओ, मार्केट ऑपरेशन जो है, अब होता क्या कि इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन में क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बेच देगी। जहां आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचा, आप खरीदोगे, पैसा आरबीआई के पास में आ जाएगा। आरबीआई क्या करेगी, पैसा का ऑब्जॉर्ब कर लेगी। इन्फ्लेशन कम, मार्केट में पैसा कम है, मनी सप्लाई कम है, तो आपके पास में पैसा कम है, पैसा कम है तो आप खरीदोगे नहीं सामान को, प्रोडक्ट की चीजें डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है लोग पैसे कम करेंगे। उसके बाद डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या है, सिंपल सी बात है, डिफ्लेशन क्या है कि बाई करेंगी चीजों को, ठीक है। तो डिफ्लेशन में वही है ना, खरीदेंगी। मेरे से खरीद ली आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो मेरे पास में पैसा आ गया, मैं उसके बाद पैसे बस उड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। चलो इकोनॉमी टफ है नहीं यार, जितना समझ रहे हो, बड़ा मजेदार सब्जेक्ट है। चलो अब ओपन मार्केट ऑपरेशन हम देखेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, आरबीआई बाई द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जैसे कि इंक्रीज, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन अभी हमने सेम देख लिया कि आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगी। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो आपके पास में पैसा बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ेगा तो मतलब मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई। आरबीआई जो है, जब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन नहीं है, डिफ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करेगी, बेच देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, मनी सप्लाई सॉरी 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 आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, जब खरीदेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो भैया आपकी मार्केट में पैसा आ गई। डिफ्लेशन थी तो अब डिफ्लेशन के अगेंस्ट में काम कर रही है। आरबीआई क्या करेगी, इन्फ्लेशन, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देगी। जब बेची तो आपने क्या करा, खरीदा, आप पैसा मेरे को दिए, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो गई तो एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, ठीक है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेगी, इसको सेल कर देगी। गवर्नमेंट स्पेशल
मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होता है, आरबीआई क्या करती है, स्पेशल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ट्रेजरी बिल को और कैश मैनेजमेंट बिल को बेच देती है ताकि पैसा जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाए। स्टेबलाइजेशन और फॉरेक्स कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कि जो डॉलर और जो मनी एक्सचेंज करे, जब उसमें वॉलेटिलिटी आएगी तो आरबीआई क्या करती है, यूज करती है करेंसी एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, ताकि हमारी जो चीजें है वो बनी रहे। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, जितना जानना उतना जानो, आगे बढ़ो। ऑपरेशन ट्विस्ट 2019 में आता है। अब इसमें क्या हो गया, आरबीआई क्या करेगी, बाई सेल करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वेरिंग मैच्योरिटी। अब सोचो होता क्या है ना, समझो इसको मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। अब होता क्या है, एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, ये गई बैंक के पास में कि सर मुझे लोन दो। लेकिन बैंक बोली कि नहीं जी, आपकी मतलब लोन वगैरह मेरे पास में नहीं है, आपसे आपका पता नहीं दिवालिया निकल जाए, क्या हो जाए नहीं हो जाए, मैं इनको लोन दूंगा, ऐसा होगा। अब आरबीआई क्या करेगी कि उसकी जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज रहेगी उसको क्या करेगी बताओ, बेचना शुरू करेगी, ठीक है। आरबीआई विल डू व्हाट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बेचना क्या करेगी बताओ। आरबीआई जो है, नाउ क्या कह रहा था मैं, चलो चलो, देखो, एक्स वाई जेड कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, इसको लोन चाहिए, एसबीआई के पास में क्या, एसबीआई बोला नहीं जी नहीं देंगे। अब मार्केट में भी ये है नहीं, बोलेंगे भैया ये चीज है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या करेगी, बेचना स्टार्ट कर देगी, सेल स्टार्ट कर देगी। Now, क्या करेगी, ये जो है बेचना कहता हूं, खरीदना शुरू करेगी, बाई करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जब बाई करना स्टार्ट करेगी, लोग जाएंगे बोलेंगे भैया, ठीक है, बेचना स्टार्ट करेंगे। अब इससे होगा क्या कि जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, मतलब बोले तो बॉन्ड यील्ड कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात ये है कि मान लीजिए कि आपके पास में एक बॉन्ड है, बॉन्ड ए है, आपने क्या करा, मैं गया, आप मेरे को बेचे, आपने 100 रुपए में खरीदा था, 7 रुपए का इंटरेस्ट रेट थी, ठीक है। चलो अब ये 7/100 × 100, तो ये आपकी 7% जो है आपकी बॉन्ड यील्ड हो गई। अब मान लीजिए इसी बॉन्ड यील्ड को आपने क्या करा, ठीक है, इसी बॉन्ड यील्ड को आपने क्या करा, बेचा, किससे, मेरे से। इसी बॉन्ड यील्ड को आपने क्या करा, बेचा मेरे से, कितने में, मैंने मतलब बोला कि भाई साहब ऐसा है कि मैं ना इसको 63 रुपीज में लूंगा, तो 7/63 × 100, 933, ठीक है, जो भी आएगा, मतलब मान लीजिए कि बॉन्ड यील्ड जो बढ़ जाएगी, जब आपकी बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, बॉन्ड की प्राइस जब घटेगी तो आपकी बॉन्ड यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, जब आपकी बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड घटेगी, जब बॉन्ड की प्राइस घटेगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जब लोग ज्यादा खरीदने लग गए तो क्या होगा, बॉन्ड यील्ड जो है, जो लोग आरबीआई ज्यादा खरीदने लग जाएगी तो भैया डिमांड जो है बढ़ जाएगा, तो बॉन्ड यील्ड जाहिर सी बात है डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो लोग कहेंगे भाई साहब आरबीआई के देने से बेहतर है मैं क्या करूं, जाके बेच दूं डायरेक्ट वहीं पे। तो क्या करती है, तो रिड्यूस द बॉन्ड यील्ड, उससे फ्यूचर बोरिंग बिकम आपकी चीपर हो जाती है कंपनी वगैरह के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग देखें मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल, इन मॉनेटरी पॉलिसी वी विल रिसीव क्वालिटेटिव टूल। अब ये क्या कुछ नहीं है भैया, ये क्या कहता है, कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन टू अ पर्टिकुलर सेक्टर। कह रहा है कि भैया आप जो है ये पर्टिकुलर सेक्टर में एक्स वाई जेड सेक्टर उसमें लोन हमें कंट्रोल करनी है, लाइक आल्सो नोन एज सिलेक्टिव टूल्स और डायरेक्ट टूल्स कहेंगे, मोरल सुएजन कह लो या पब्लिसिटी कह लो। अब सबसे पहले आगे इसमें क्या, मोरल सुएजन और पब्लिसिटी। मोरल सुएजन क्या हो रहा है कि परस्यू कर रहा है, परस्यूजन विदाउट पनिशमेंट, कि मैं आपको परस्यूड कर रहा हूं, कोई पनिश नहीं कर रहा हूं। अब जैसे कि टैक्टिक्स यूज होगी आरबीआई गवर्नर के द्वारा कि कॉन्फ्रेंस यूज करेगा, मीटिंग यूज करेगा, मीटिंग में, लेटर में और सेमिनार में कहेगी कि एग्जांपल के तौर पे हम बैंक को अर्ज करेगी भाई साहब आपने इंटरेस्ट रेपो रेट कम करो ना, काटो, इंकरेज करें बैंक को, भैया रूरल में जाओ, रूरल ब्रांच एक्सपेंड करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, आप पीएसएल कोटा के ज्यादा भी दो, है ना। पब्लिसिटी एज अ प्रेशर, आरबीआई गवर्नमेंट मीडिया को यूज करेगी, स्पीचेस यूज करेगी, पब्लिक स्टेटमेंट देगी, हाईलाइट करेगी इशू को, जैसे बैंक नॉट रिड्यूसिंग, मैंने देखो भैया मैंने तो रेट कम कर दिया, लेकिन बैंक जो है रेट कम नहीं कर रही है, राइट। बैंक जो है क्या कर रही है, रेट कम नहीं कर रही है, तो पब्लिक पे प्रेशर बनेगा, पब्लिक क्या करेगी, प्रेशर बनाएगी बैंक पे, ताकि भैया रेस्पॉन्सिबल होके काम कर लो। इज दिस क्लियर नाउ। अब डायरेक्ट एक्शन, दूसरा उपाय क्या है उसके पास में, डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई क्या अथराइज है कि बैंक को क्या करे, पनिश करे, और नॉन बैंक को किस चीज के लिए, अगर मान लीजिए उसकी कोई भी चीज से कंप्लाइंस नहीं करे, जैसे आरबीआई एक्ट से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, अगर इसमें किसी में नहीं हुआ तो बैंक के पास में है कि भैया पनिश करने की ये है, ठीक है ना। उसके क्लॉवेक प्रोविजन 2019 में आया। देखो होता क्या था कि मतलब टॉप यूज वगैरह क्या करते थे ना, मतलब कि जो बैंक के यूज वगैरह होते थे वो क्या करते थे, लोन दे देते थे। तो मेरे को लोन दे दिया, मैंने कुछ घूस खिला दिया, लोन दे दिया, वो मेरे को पास कर दिया, मैं डिफॉल्ट कर दिया लोन, अब वो तो निकल गया, रिजाइन नोट दे दिया, वो
खत्म हो गया, अब उनको तो पैसा मिल गया, दोनों खुश ना। इसमें आरबीआई मैंडेट की भैया देखो क्लॉज एक प्रोविजन लेके आई, क्लॉज जो भी सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव सैलरीज वाले होंगे, अगर आप गिल्टी मिलते हो, अगर ठीक है मस्ट, अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपकी जो भी सैलरी है, बोनस है आफ्टर रिटायरमेंट, आपने क्या करनी है, वापस करनी है। इज दिस क्लियर ना। पीएसएल देखें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। अब होता क्या था कि भैया बैंक क्या करेगी, सिर्फ कॉर्पोरेट्स को दे रही है, कंपनीज को दे रही है, अंबानी जी को दे रही है, अडानी जी को दे रही है, अब गरीबों को कौन देगा, किसानों को कौन देगा। तो आरबीआई बोली भैया सुनो, 1968 में लेके आई आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है एक टर्म प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इसमें बोलती है कि देखो भैया बैंक को जो है 40% लोन जो है किस चीज को देना है, एग्रीकल्चर में देना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज में देना है और एक्सपोर्ट्स को देना है। ठीक है ना। 2015 में पीएसएल क्या होता है, और भी रिफॉर्म में जाती है, और भी चीजें ऐड करते हैं। फिर 2019 में आपके यूके सिन्हा कमेटी आती है, वो कहती है एमएसएमई की लोन पे रिफॉर्म लेके आती है, फर्दर चेंजेस आता है। प्रायोरिटी सेक्टर में देखो एग्रीकल्चर आ गया, एमएसएमई आ गया, एक्सपोर्ट आ गया, एजुकेशन आ गया है, हाउसिंग आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, वीकर सेक्शन एंड अदर चीजें आ गई। अब ना ये बताओ कि सॉरी एमएसएमई का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, मैं देखूं कितना लोग कभी ये मत समझना कि बहुत ईजी है, मतलब लोग अक्सर जो है ना मिस्टेक कर देते हैं। आप कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक देखेंगे, ठीक है। अब इसमें पीएसएल कितना, मिनिमम 40% है। रूरल रीजनल बैंक में कितना, 75% है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कितना, 75% है। पेमेंट बैंक में भैया दे डोंट गिव क्रेडिट, इसलिए उसके ऊपर लगता नहीं है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, अर्बन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक जो है भैया, उस पर 40% है, अब इंक्रीज करके 70% जो है बढ़ा दी गई, मतलब आप 70% तक भी दे सकते हो ना। रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है, अब यहां तक अभी कोई भी गाइडलाइन नहीं है इसका। पीएसएल कोटा जो है मिनिमम है, ना ही मैक्सिमम है। अगर आप चाहो, अगर आपके पास में 40% आपने है, अगर आपको सक्षम है 70% देने का, तो आप 70% दो, किसने मना किया आपको। फिर जाके बैंक जो है लोन जो है, जो भी बैंक क्या करेगी, लोन एनबीएफसी को दी है, अब वो क्या कर रही है, मान लीजिए कि पीएसएल कोटा में जो है कैटेगरी में लोगों को दे दी है, तो वो जो इनडायरेक्ट लोन पीएसएल का जो है यहाँ पे बैंक के कोटा में काउंट हो जाएगा। मैं एसबीआई चला रहा हूं, मैंने एक एक्सवाईजेड एनबीएफसी को पकड़ा, मैंने उसको लोन दिया, वो क्या करी, पीएसएल कोटा में वाले को लोन दे दी, तो वो जो पीएसएल कोटा है मेरे इसमें काउंट हो जाएगा। देख रहे हो जी डिलेमा ना। बैंक प्लस एनबीएफसी जो है को लेंडिंग और ज्वाइंट लेंडिंग, बैंक और एनबीएफसी को लेंडिंग कर सकती है, ज्वाइंट लेंडिंग कर सकती है। पीएसएल नॉर्म डू नॉट अप्लाई टू एनबीएफसी, लेकिन पीएसएल नॉर्म जो है आप कहोगे कि पीएसएल नॉर्म एनबीएफसी पे भी लगना चाहिए, नहीं, उस पे नहीं लगती है। क्यों भैया, पीएसएल नॉर्म्स ओनली अप्लाई टू द बैंकर्स नॉट द एनबीएफसी, राइट नाउ। तो पीएसएल शॉर्टफॉल, अब सोचिए पीएसएल शॉर्टफॉल क्या हो गया। अगर मान लीजिए 40% था, अब होता क्या है कि मैं 20% नहीं दे पाया, तो पीएसएल शॉर्टफॉल हो गया, 20% शॉर्टफॉल। भैया अगर हमने पीएसएल कोटा को फुलफिल नहीं कर पाया, तो वो बैंक क्या बन जाएगी, अंडर अचीवर बैंक बन जाएगी। अब इसको अपनी डिपोजिट जो है क्या कहां देना पड़ेगा, पीएसएल शॉर्टफॉल नाबार्ड में देना पड़ेगा, नाबार्ड का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, और या तो अदर फंड जो गया, सिडबी हो गया, एनएसबी हो गया, मुद्रा हो गया लिमिटेड, इस पे देना पड़ेगा, जो कि नॉर्म्स डिसाइडेड होगी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा समय टू समय। और जो भी वहां पे पार्क की गई है पीएसएल शॉर्टफॉल वाली कोटा को, तो मनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए लॉक कर दी जाएगी, एंड बैंक विल बी अंडर अचीवर, बैंक विल बी अर्न सम इंटरेस्ट रेट। नाउ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में हम लोग सर्टिफिकेट देखेंगे। अब मान लीजिए हम लोग ओवर अचीवर बैंक है, ओवर अचीवर, ओवर अचीवर पे भैया क्या 70% दिया। अब एक अंडर अचीवर है, अंडर अचीवर क्या करेगा, ये जो 30% का जो है ये इसको दे देगा ओवर अचीवर को। बोला ठीक है भाई जी, ऐसा करो कि ओवर अचीवर जो अचीविंग बैंक है वो अपनी पीएसएल सर्टिफिकेट को अंडर अचीविंग बैंक को बेच सकती है। अंडर अचीविंग बैंक क्या करेगा, पीएसएल सर्टिफिकेट को खरीद के उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, टारगेट थी, उसको मीट कर लिया। अगर फिर भी मीट नहीं कर पाया, तो भैया उसको डिपोजिट करनी पड़ेगी आपकी शॉर्टफॉल अमाउंट को, कहाँ पे, आरआईडीएफ को, यूआईडीएफ को, सिडबी को, इन सब में। ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समझ में आया, बीच में चीजें थोड़ी सी वो गड़बड़ाई होगी, ठीक है। चलो नाउ मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का भैया क्या है, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं, 3 आपके आरबीआई साइड से और 3 गवर्नमेंट साइड से। आरबीआई साइड से एक आरबीआई गवर्नर हो गया, डिप्टी गवर्नर हो गया, एक नॉमिनी हो गया जो कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड से आता है। अपॉइंटमेंट और टेन्योर देखेंगे, आरबीआई गवर्नर और गवर्नर का जो सिलेक्शन होता है बाय हुम, बाय एफएसआरएसी, ठीक है, हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। एफएसआरएसी क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। अपॉइंटमेंट सर्च एंड कमेटी, सर्च कमेटी हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट की साइड जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किनके द्वारा सिलेक्ट होंगे भैया, सिलेक्टेड बाय हुम, बाय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो कि हेडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। नाउ आरबीआई के जो मेंबर का टेन्योर होगा ये टाइड विद देयर ऑफिशियल पोजीशन, कितनी होती है, 3 साल की होती है। रीअपॉइंटमेंट अगर हुए तो हुए,
गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर जो होता है इनकी 4 साल की टेन्योर होती है और मैं यहाँ पे बता दूं देयर इज नो रीअपॉइंटमेंट की पॉलिसीज। इज दिस क्लियर टू यू? नाउ मीटिंग एंड डिसीजन की बात करेंगे तो भैया यहाँ पे 4 मीटिंग पर ईयर होनी है, मिनिमम 4 पे, लेकिन यूजुअली क्या होती है साल में 6 होती है, बाय मंथली होती है। क्वारम जो है एटलीस्ट 4 मेंबर होनी चाहिए, अगर 4 मेंबर हैं तो ही आपकी मीटिंग होगी, इंक्लूडिंग गवर्नर की बात है, गवर्नमेंट को छोड़ के 6 में से 4 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब रेपो रेट जो पॉलिसी रेट होगा डिसाइड बाय मेजोरिटी वोट, 6 में से ज्यादा से मेजोरिटी वोट होना चाहिए। अगर मान लीजिए टाई हो गया 3 इधर का और 3 इधर का, तो आरबीआई के गवर्नर के पास में ये चांसेस है कि वो कास्टिंग वोट कर सके। और आई विल रिमाइंड यू कि कास्टिंग वोट जो है, जो हमने पॉलिटी में देखा है गवर्नर के आरबीआई सॉरी प्रेसिडेंट के केस में, और यहाँ पे दोनों अलग है, राइट। वहां यहाँ पे क्या है कि आप दोबारा कर सकते हो, वहां पे आप लास्ट रिसोर्ट ही करोगे, राइट। नाउ ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग में देखेंगे गवर्नमेंट ओनली रिकमेंड अकोमोडेट करेगा राइटिंग में, क्योंकि भैया ट्रांसपेरेंसी दिखानी है ना। ऐसे नहीं कि हमें बात कर लिया है बोले अजी सुनो आप जो है गवर्नर साहब काम कर लो, ये नहीं भैया आपको काम करनी है, बकायदा मेरी साइन होगी वहां पे, ठीक है ना। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है मस्ट पब्लिश मीटिंग, ठीक है, मीटिंग ठीक है, पब्लिश मीटिंग ऑन द 14 डे, जो भी मीटिंग की बातें हैं जो भी चीजें हैं ऑन 14 डे उनको क्या करनी है, पब्लिश करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी जो रिपोर्ट होगी भैया रिलीज होगी हर एक 6 महीना में, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेट जो है आपकी यूनियन गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी आरबीआई गवर्नर के साथ में, और दोनों मिलकर एक टारगेट सेट करेंगे 4 ± 2%। इज दिस क्लियर टू यू? यहाँ तो कोई दिक्कत नाउ। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच। ध्यान रखो ठंड बहुत ज़्यादा है, आराम से पढ़ो।